यशवंतराव चौहान सेंटर के सभी पदाधिकारी, विशेषकर खासदार सुप्रिया सोले जी, जिनके प्रेरणा से ये संपूर्ण आज का कार्यक्रम हो रहा है। मंच पर उपस्थित डॉक्टर स्वाति धर्माधिकारी जी, पांडे मैडम जी, प्रिया जी, उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष प्रसिद्ध साहित्यकार प्रोफेसर डॉक्टर अक्षय कुमार काड़े जी, डॉक्टर गायकवाड़ जी और निमगढ़े जी, और आप सभी को मेरा प्रणाम। दो बातें मुझे विशेषकर पहले स्ट्राइक हुई। एक तो मेरे सत्र के बाद खाओ मिलेगा। जब अभिजीत ने कहा कि 2 सत्रों के बाद, तो थोड़ा सा मैं उदास हो गया। कहते हैं भाई साहब कि शोध आनंदी जीवनाचा, और इस प्रकार से उदास कर दोगे तो कैसे चलेगा। दूसरा, मैं खुश ये हो गया कि 2 घंटे ऑलरेडी एक जगह पर बैठा हुआ था, और भाई साहब कहते हैं कि बैठ करके बोलोगे क्या। प्रोफेसर बैठेगा तो कभी बोल ही नहीं सकता, खड़ा हो जाता है तो 45 मिनट बोल सकता है। और भाई साहब, जो प्रोफेसर हो पेशे से और अपने हॉबी से शायर हो, उसके लिए तो 45 मिनट भी कम होते हैं। अब आप तय करेंगे कि मैं कितना बोलूं, 5 मिनट बोलूं या 45 मिनट बोलूं। या मेरे हाथ में खाओ दे दो तो बैठ जाऊंगा, या तो घंटी बजा दो तो भी बैठ जाऊंगा। वो आदत है, वो पावला, अपने साइकोलॉजी वाले लोग कहते हैं ना, वो पावला वाले डॉग वाला कंडीशनिंग का एक एक्सपेरिमेंट होता है। घंटी बजती है तो सलाइवा आता है, तो प्रोफेसर को घंटी बजती है तो बैठ जाता है। अब आप सोचिए, मैं विचार कर रहा था कि ये शोध आनंदी जीवनाचा, दैट इज अ सर्च फॉर हैप्पी लाइफ, और हमारे वक्ताओं ने बहुत सुंदर तरीके से बताया कि हमारे शास्त्रों के अंतर्गत, हमारे संस्कृति के अंतर्गत, हमारे पुराणों के अंतर्गत, हमारे ग्रंथों के अंतर्गत किस प्रकार से आनंदी जीवन का शोध करना चाहिए, किस प्रकार से जीवन के अंतर्गत खुशी को ढूंढना चाहिए। इस पर भारतीय चिंतन के अंतर्गत बहुत सारी बातें कही गई। भारतीय चिंतन निश्चित रूप से सुख का चिंतन है, भारतीय चिंतन निश्चित रूप से आनंद का चिंतन है, भारतीय चिंतन निश्चित रूप से मानव का चिंतन है, भारतीय चिंतन निश्चित रूप से संस्कृति का चिंतन है, भारतीय चिंतन निश्चित रूप से समाज का चिंतन है। किंतु मित्रों, आज का जो बिंदु है, इस संपूर्ण आनंदी जीवन के शोध के अंतर्गत विकलांग व्यक्ति कहां पर खड़ा होता है, निश्चित रूप से इस बात की चिंता और इस बात का चिंतन करना आपका और हमारा प्रथम कर्तव्य होता है। सुख सभी को चाहिए, सुख के पीछे प्रत्येक व्यक्ति है, किंतु मेरी चिंता कुछ और है, मेरी व्यथा कुछ और है, मेरा दर्द कुछ और है, मेरी पीड़ा कुछ और है। जो सुख, जो आनंद बड़े सहज तरीके के साथ, बड़ी सरलता के साथ एक नॉर्मल व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत उपस्थित होता है, उसी साधारण से सुख को प्राप्त करने के लिए, उस साधारण से आनंद को प्राप्त करने के लिए विकलांग को बहुत बड़ी यात्रा करनी पड़ती है। इसलिए उसका नाम विकलांग है। विकास की यात्रा जहां लॉन्ग हो जाती है, बड़ी हो जाती है, इसलिए उसका नाम विकलांग पड़ा है। मित्रों, मैं जब कॉलेज में पढ़ा करता था तो मेरे साथ जो सहपाठी थे, जो क्लासमेट थे, वो गाड़ी को एक किक मारते थे तो और फर्राटे के साथ 10 मिनट में कैंपस से बरेली पहुंच जाते थे। और मेरे जैसा व्यक्ति जो गाड़ी नहीं चला सकता क्योंकि मुझे दिखाई नहीं देता, नागपुर के बस के लिए 45 मिनट इंतजार करना पड़ता है, और वो बस आधे घंटे के बाद बरेली पहुंचती है। कि जो व्यक्ति 10 मिनट में पहुंचता है, विकलांग व्यक्ति को लिए 1.5 घंटे का समय देना पड़ता है। इसलिए प्रत्येक क्षेत्र के अंतर्गत जब विकलांग उतरता है तो उसके लिए साधारण से साधारण बात असाधारण बन जाती है। यहां से वहां तक जाना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। यदि किसी के पैर नहीं है तो कितने बिल्डिंग्स के अंतर्गत आज भी एलिवेटर्स और रैंप का प्रोविजन किया है। यह कौन से सुगम्य भारत की बात आप करते हो? क्या सरकारी बिल्डिंग के अंतर्गत, क्या सार्वजनिक बिल्डिंग के अंतर्गत यह सुगम्य भारत बन पाया क्या? Still we are not in the position to make this country and the society accessible to the people. I am talking just physically, but when you come to the
level of the emotion, when you come to the level of the mental equality or mental accessibility, it is the matter of the regret that we are far backward. Take it from me on the stamp paper that we have to go a long way before this ordinary happiness becomes accessible to the disabled people, whether they are physically disabled or the mentally challenged people. 75 सालों से एक व्यथित विकलांग इंतजार कर रहा है कि उसे समाज के अंतर्गत, इस सिस्टम के अंतर्गत एक समानता की संधि प्राप्त होगी। सिस्टम यानी क्या? मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करता हूं। मैं ये नहीं कहता कि प्रत्येक विकलांग व्यक्ति करोड़पति बन जाए, प्रत्येक विकलांग व्यक्ति के पास सरकारी जॉब मिल जाए। नहीं, मेरी बहुत सीधा सी, बहुत सिंपल सी अपेक्षा है कि इस साधारण से सिस्टम के अंतर्गत विकलांग व्यक्ति के लिए कौन सी स्पेस हमने छोड़ी है। इफ यू लुक एट द एजुकेशनल सिस्टम, इफ यू लुक एट द इकोनॉमिक सिस्टम, इफ यू लुक एट द पॉलिटिकल सिस्टम, टेल मी वेयर इज द स्पेस फॉर द फिजिकली एंड द मेंटली चैलेंज्ड पीपल। And friends, you are here to ponder upon this important issue, that how we can carve out this essential space for this neglected section of the society. विकलांग जो समाज के हाशिए पर खड़ा है, विकलांग जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, उस मार्जिनलाइजेशन से निकाल करके समाज के मुख्य धारा के अंतर्गत जिस दिन हम विकलांग को ला पाएंगे, उस दिन ये परिदृश्य में परिवर्तन हो सकता है। अपने साये को इतना समझाने दे, मुझ तक मेरे हिस्से की धूप आने दे। अपने साये को इतना समझाने दे, मुझ तक मेरे हिस्से की धूप आने दे। मैं भी इस बाग का एक परिंदा हूं, मुझको भी मेरी आवाज में गाने दे। मैं कुछ उदाहरणों के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा कि इस 21वीं सेंचुरी के अंतर्गत भी हमारे संवेदना का स्तर कितना कम है। एक लड़की बैंक के एग्जाम पास करती है, दृष्टिहीन होती है, मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होती है, क्योंकि जब आपको जॉब मिलता है तो मेडिकल क्लियरेंस लेना पड़ता है, कॉम्पिटेंट डॉक्टर से लेना पड़ता है, और डॉक्टर का काम यह होता है टू सर्टिफाई करो दैट दिस पर्सन डज नॉट सफर फ्रॉम एनी कॉन्टेजियस और कम्युनिकेबल डिजीज। तो वो भाई साहब, डॉक्टर साहब कहते हैं कि ठीक है, मैं लिख देता हूं कि तुम ब्लाइंड हो, इसलिए अनफिट हो बैंक के जॉब्स के लिए। 3 साल हमको हाई कोर्ट में वो केस लड़ना पड़ता है। ये कौन सा समाज है? ये कौन से डॉक्टर्स हैं? इनके पाठ्यक्रम के अंतर्गत क्या इतना नहीं समझाया गया कि ब्लाइंड व्यक्ति जॉब कर सकता है? तो आवश्यकता है कि ये सारे जो एजुकेशनल सिस्टम है, ये सारे जो पाठ्यक्रम है, प्राइमरी लेवल से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू मस्ट डू बीएसडब्ल्यू और एमएसडब्ल्यू। चाहे आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, चाहे आप मेडिसिन कर रहे हैं, चाहे आप लॉ कर रहे हैं, चाहे आप आर्ट्स कर रहे हैं, चाहे आप कॉमर्स कर रहे हैं, चाहे आप मैनेजमेंट कर रहे हैं, कोई भी शाखा की शिक्षा अगर ले रहे हैं, तो मेरा यह निवेदन है, मैं चाहूंगा कि इस सेंटर की तरफ से, यशवंतराव चौहान सेंटर की तरफ से हम एक मुहिम चलाएंगे। हम सारे वाइस चांसलर से मिलेंगे, सारे मैनेजमेंट काउंसलर से मिलेंगे, और प्रत्येक पाठ्यक्रम के अंतर्गत फिजिकली और मेंटली चैलेंज व्यक्तियों को इस सिस्टम के अंतर्गत कैसे स्पेस दिया जाए, इसके दो चार लेसन्स होने आवश्यक है। उस डॉक्टर ने 5.5 साल की जो शिक्षा प्राप्त की होगी मेडिकल में, तो कहीं भी पूरे मेडिकल के संपूर्ण पाठ्यक्रम के अंतर्गत ये उसको नहीं पढ़ाया गया कि विकलांग भी इस देश का नागरिक है, विकलांग भी इस समाज का नागरिक है, विकलांग के पास भी प्रतिभा है, विकलांग के पास भी योग्यता है, विकलांग के पास भी डिग्री है, और वो बैंक के अंतर्गत जॉब कर सकता है। कहीं तो भी हम बहुत बड़ी चूक कर रहे हैं, कहीं तो भी बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। हम बड़े बड़े योजनाओं की बात करते हैं, दुनिया भर की एजुकेशन पॉलिसीज आती हैं। व्हाई the issue of the disability does not figure in the mainstream education? This is a very important question that I want to raise from this platform. दूसरा एक एग्जांपल बताता हूं। एक सीबीएसई में जॉब करने वाली टीचर की ब्रेन सर्जरी होती है, वो 2 साल जॉब से छुट्टी मिलती है, ऑफ कोर्स विदाउट पे, और जब वो जॉब ज्वाइन करने के लिए जाती है, तो स्कूल का मैनेजमेंट उसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बोर्ड,
जीएमसी के बोर्ड के पास भेज देता है कि आप इसको एग्जामिनेशन करें कि वो मेंटली और फिजिकली फिट है टीचर का जॉब करने के लिए। उन्होंने 25 बार कोरोना के समय में उसको वहां पर बुलाया, दुनिया भर की टेस्ट की, और चेयरमैन मेडिकल बोर्ड, वेल नोन आई स्पेशलिस्ट, ने कहा कि आपके आंख में सेंट्रल कैटरेक्ट है, छोटा सा कैटरेक्ट है, जब तक आप इसको रिमूव नहीं करोगे तब तक मैं फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं दूंगा। उस लेडी की एक आंख ऑलरेडी नहीं थी क्योंकि उसमें रेटिना डिटैचमेंट हो चुका था। हमने उसको समझाया कि भाई साहब, ये प्लेन नहीं उड़ा रही है, ये पायलट नहीं है, ये सीमा पर गन लेकर के दुश्मन को नहीं मार रही है, वो टीचिंग का जॉब कर रही है। टीचिंग में थोड़ी सी दृष्टि कम हो तो भी कर सकती है। शी कैन राइट, शी कैन रीड, शी कैन वर्क ऑन द मोबाइल। तो आप इसको फिटनेस सर्टिफिकेट दें। उन्होंने नहीं दिया। हमको 2 साल लीगल लड़ाई करनी पड़ी। ये थैंक्स टू द मैनेजमेंट ऑफ दैट स्कूल, उन्होंने विदाउट सर्टिफिकेट उसको ज्वाइन करने दिया। तो ये कौन किस प्रकार के डॉक्टरों का निर्माण कर रहे हैं हम सिस्टम के अंतर्गत? जरा विचार करिए, जरा विचार करिए कि आप सुख की बात करते हो, आप आनंद की बात करते हो, आप किसके लिए बात करते हो? आप विकलांग के लिए बात करते हो, चाहे वो शारीरिक दृष्टि से हो, चाहे वो मानसिक दृष्टि से हो। उस पर कुदरत का कहर तो ऑलरेडी है। ही इज ऑलरेडी चैलेंज्ड। उसके लिए वो साधारण से काम करने के लिए 10 times he has to put the efforts। तो कम से कम आप सिस्टम को तो इजी करिए, कम से कम आप सिस्टम को तो असेसिबल करिए, कम से कम पढ़े लिखे लोगों के हृदय के अंतर्गत कोई संवेदना तो निर्माण करिए। ये कौन करेगा? ये वही करेंगे या तो जिनको खुद तकलीफ है, या वे लोग करेंगे जो इस तकलीफ के प्रति संवेदनशील हैं। दर्द की राह से गुजरे तो जमाना जाने, दर्द की राह से गुजरे तो जमाना जाने, आपका मुझसे और मेरा आपसे रिश्ता क्या है? ये दर्द का रिश्ता है, ये पीड़ा का रिश्ता है, ये शोषण का रिश्ता है। और ये रिश्ता आपको और हमको एक ऋणानुबंध में बांधकर आज के इस रविवार के दिन, जहां पर लोग टेलीविजन पर क्लाउन्स को देखते हैं और भद्दे जोक्स पर हंसते हैं, आप समय निकाल करके 3 घंटे से यहां पर बैठे हुए हैं। मैं आपको साधुवाद करता हूं। मैं चाहता हूं कि आप अपने स्वयं के लिए एक बार ताली बजाएं। आप क्यों आए हैं यहां? कहीं ना कहीं आपके हृदय के किसी कोने के अंतर्गत एक तरंग उठती है, कहीं ना कहीं आपके हृदय के अंतर्गत एक चिंगारी उठती है, कहीं ना कहीं आपके हृदय के अंतर्गत एक आवाज उठती है कि आज विकलांगों के विषय पर कोई कार्यशाला होने जा रही है जिस पर मुझे जाना आवश्यक है। और यही आवाज, यही तरंग, व यही स्पार्क, यही चिंगारी आपको यहां पर ले आई है। और मैं ये चाहूंगा कि आपकी ये चिंगारी को मैं और भड़काऊं, आग जो जली है उसको मैं और भड़काऊं, और तब तक जलने दूं जब तक इस समाज के अंतर्गत उस पॉजिटिव परिवर्तन की तरफ आप एक कदम नहीं उठाते। तो कैसे उठाएगा ये कदम? ये कैसे चेंज होगा? मैं बड़े बड़े कानूनों की बात नहीं करता हूं। कानून तो बोलता है कि 3% रिजर्वेशन होनी चाहिए, कहीं कहीं 4%, 5% रिजर्वेशन की बात करती है। हम पूरे महाराष्ट्र के यूनिवर्सिटीज को RTI लगाया, आधे यूनिवर्सिटी ने तो जवाब नहीं दिया, बाकी ने जवाब दिया कि भाई आप एक एक कॉलेज को RTI लगाओ। पूरे महाराष्ट्र में 10 या 15,000 कॉलेज है। एम आई मैड? क्या मैं पागल हूं कि 15,000 एप्लीकेशन लगाऊं? क्या यह उत्तर देने की तमीज है? इज दिस द वे टू आंसर? नागपुर विश्वविद्यालय में 600 कॉलेज, अमरावती विश्वविद्यालय में 400 कॉलेज, 10-15 कॉलेज में 10,000 कॉलेजेस। आप विकलांगों के मार्ग को अवरुद्ध मत करिए। आप चाहते हैं तो सहायता करिए, अर्थात न करनी हो तो अपने अपने स्थान पर कम से कम शांति से बैठ जाएं। मैं इस माध्यम से पूरे ब्यूरोक्रेसी को, पूरे उन लोगों को जिनके हाथ में सत्ता है, जिनके हाथ में पावर है, मैं पॉलिटिकल पावर की बात नहीं करता, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक पावर है, यदि आप विकलांगों को मदद कर सकते हैं तो करो, नहीं करना है तो मेहरबानी करके शांति से बैठ जाओ, कम से कम उनकी तकलीफें मत बढ़ाओ। आज
इस कॉम्पिटेटिव युग के अंतर्गत जहां सनेत्र बच्चा, जहां नॉर्मल बच्चा लाख लाख 2-2 लाख रुपए देकर के कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करता है, मेरा विकलांग बच्चा कहां जाए? उसको कौन तैयारी कराए? क्या यह शासन की जिम्मेदारी नहीं है कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत एक ट्रेनिंग सेंटर खड़ा कर दिया जाए विकलांग लोगों के लिए? अदरवाइज उनको एम्प्लॉयमेंट कहां से मिलेगा? हाउ दे आर गोइंग टू एनहांस देयर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स? यदि शासन नहीं करता है तो मैं निवेदन करूंगा इस मंच से यशवंतराव चौहान सेंटर को कि कम से कम नागपुर के अंतर्गत एक ऐसा ट्रेनिंग सेंटर जहां पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स हम सभी प्रकार के अपंगों को बढ़ा करके उनको नौकरी और व्यवसाय के योग्य बना सके। नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। कॉन्क्रीट स्टेप्स उठने चाहिए, कॉन्क्रीट स्टेप्स उठने चाहिए। अब जब तक नहीं उठेंगे तब तक ये सिचुएशन नहीं बदलेगी। मुझे ये सिचुएशन मैं आई वांट दैट इन द कमिंग ईयर्स दिस सिचुएशन हैज टू चेंज। विकलांग याचक नहीं है, विकलांग समाज से भीख नहीं मांग रहा है, विकलांग के पास अपनी प्रतिभा है, विकलांग के पास अपनी योग्यता है, विकलांग के पास अपना शिक्षण है, विकलांग के पास अपनी कला है। विकलांग को उसके अधिकार चाहिए। अब यह चैरिटी मॉडल बदलना चाहिए। अब अधिकार और राइट्स मॉडल आना चाहिए कि वी आर कंट्रीब्यूटिंग मेंबर्स टू द सोसाइटी। और विकलांग कम्युनिटी शांति प्रिय कम्युनिटी है, विकलांग कम्युनिटी डेमोक्रेटिक कम्युनिटी है, विकलांग कम्युनिटी लॉ अबाइडिंग कम्युनिटी है। हमने कभी कानून नहीं तोड़ा, हमने कभी लोकतंत्र का मजाक नहीं उड़ाया, हमने कभी हिंसा नहीं की, हमने कभी आतंक नहीं किया। इसके बदले में समाज और राष्ट्र ने हमको क्या दिया? मैं ये पूछना चाहता हूं, क्यों इनकी निरक्षरता, इनके लिटरेसी रेट इतना कम क्यों होना चाहिए? इनका एम्प्लॉयमेंट पार्टिसिपेशन इतना कम क्यों होना चाहिए? इनको इतनी समस्याएं क्यों आनी चाहिए? अब हमें एक्टिवली काम करना पड़ेगा, प्रोएक्टिवली काम करना पड़ेगा। अब आज का विषय सिर्फ आनंद है, तो मैं अपने आप को बाकी विषयों से थोड़ी देर के लिए मुक्त करता हूं। किसी और समय और मंच पर आपसे बात करूंगा। आनंद के लिए आपको 5 सूत्री एक फॉर्मूला बताता हूं। आप उस फॉर्मूले को अपने जीवन के अंतर्गत उतारिए। दिस इज द 5S फॉर्मूला। दिस इज अ 5S फॉर्मूला। नंबर 1, संपर्क। संपर्क यानी क्या? आप जहां जहां पर हैं, यदि आप विद्यार्थी हैं तो कॉलेज में, स्कूल में, आपके पड़ोस में, या आप शिक्षक हैं तो आपके कॉलीग्स, फ्रेंड्स, सामाजिक रूप से सोशल मीडिया पर कोई विकलांग यदि है तो पहले आप उसको संपर्क करें, उसको फ्रेंड बना लें, संपर्क करें। जब तक आपका विकलांग कम्युनिटी के साथ कोई संपर्क ही नहीं है तो आपके उनके जीवन के अंतर्गत आनंद की उत्पत्ति कैसे कर सकते हैं? मैं आपसे पूछता हूं, जो व्यक्ति नॉर्मल यहां पर बैठे हैं, एबल बॉडीड, जो विकलांग नहीं है, उनसे मैं पूछता हूं कि आपके लिस्ट में विकलांग फ्रेंड्स कितने हैं? है या नहीं है? है तो बढ़िया है, क्योंकि आप तो सिलेक्टेड लोग हैं ना। यहां पर आपको तो चुन चुन करके लाया गया है अभिजीत द्वारा। आप छठे हुए हैं, आपके पास होगी। आप जनरल लोगों से आपके कॉलेज में जाइए, आपके पड़ोस में जाइए और पूछिए कि आपके विकलांग कोई दोस्त है? क्या लगता है आपको कितने लोगों के होंगे? टेक इट फ्रॉम मी ऑन द स्टैम्प पेपर, 98-99% लोगों का कभी विकलांगों से कोई पला ही नहीं पड़ा। यदि विकलांग है तो कोई उससे बात नहीं करता। विकलांग दिखता है तो उसको पूछता ही नहीं है कोई, जाने दो ना यार, आपल्याला काय करायचं है, जाओ द्या ना। अच्छा, संपर्क भी होता है तो कितना? मंदिर के पास कोई भीख मांग रहा है, उसको 5 रुपए दे दिए। कोई अंधे इंसान को आपने रास्ता पार करा दिया, बस उतना ही। किसी ब्लाइंड या ऑर्थोपेडिकली संस्था को 100 रुपए, 200, 500 रुपए डोनेशन दे दिया, आपको लगता है कि आपका कर्तव्य समाप्त हो गया? नॉट एट ऑल। यह पुरानी बात हो गई कि किसी दृष्टिहीन को रास्ता पार करा दो, किसी लंगड़े भिखारी को 10 रुपए दे दो, किसी संस्था को 500, 1 रुपया डोनेशन दे दो। आपको लगता है कि आप स्वर्ग में पहुंच जाएंगे क्योंकि आपने पुण्य किया है। 500 रुपए में स्वर्ग में नहीं पहुंचेंगे, धरती से थोड़ा ऊपर उठ जाएंगे, बीच में अटक जाएंगे। स्वर्ग तक जाना है तो टिकट महंगा खरीदना पड़ेगा। 3 कम से कम विकलांग लोगों को दोस्त बनाना पड़ेगा। इतना सस्ता टिकट नहीं है स्वर्ग का। मेरे को पूछ लो, 2-3 बार होके आया हूं वहां से। हम भी
जानते हैं जन्नत की हकीकत, लेकिन गालिब साहब फरमाते हैं कि हम भी जानते हैं जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने को यह गालिब ख्याल अच्छा है। ताली बजा दीजिए। मुझे भी सोचना पड़ता है कि आगे क्या बोलूं। आपको लगता है बड़े सर बहुत ही खूबसूरत बोल रहे हैं। मैं खूबसूरत बोलता हूं क्योंकि मैं बोलक हूं पेशे से। बोलक समझ रहे हैं आप? बोल करके पैसा कमाता हूं। कॉलेज में खड़ा हो जाता हूं, बोलता हूं, पैसे मिलते हैं। शायरी पढ़ता हूं, कविता पढ़ता हूं, कवि सम्मेलन में थोड़े से पैसे मिल जाते हैं। और कभी कभी अभिजीत जैसे कार्यक्रमों में आ जाता हूं तो खाऊ तो कम से कम मिल जाता है। यानी कुछ ना कुछ बोलने के बाद मिलता है, मेरा मोटिवेशन बना रहता है। तो पहला सूत्र है संपर्क। 2-4 विकलांगों को आप अपना दोस्त बनाएं। दूसरा संवाद, उनके साथ मिलें, बातें करें। जब आप बातें करोगे तो पता चलेगा कि उनके जीवन के अंतर्गत कौन सी पीड़ा है, कौन सा दुख है। अगर दुख है तो आप सुख का निर्माण कर सकोगे। मैं ये नहीं कहता कि विकलांग व्यक्ति से मिलोगे तो आपको दुखी कर देगा, नहीं। लोगों को क्या लगता है, अरे विकलांग व्यक्ति बेचारा रोज रोज ऐसे उदास बैठा होगा, रोता होगा। लोग मेरे को पूछते, सर मैं एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे? मैंने कहा बुरा क्यों मानूंगा? आप क्या मेरे को गाली देने वाले हो क्या? नहीं, मैंने ये पूछता हूं कि आपकी आंखें कैसे चली गई। अब इसमें बुरा मानने की क्या बात है? आंखें हैं ही नहीं, होती तो बुरा मानता। तुम मेरी आंखें निकाल लेते तो मैं बुरा मानता। अरे आंखें तो है ही नहीं मेरे को जन्म से, तो मैं बुरा क्यों मानूंगा? उनको क्या लगता है कि कोई ब्लाइंड व्यक्ति है, कोई पैर से प्रॉब्लम है, यानी वो सारा दिन ये सोचता होगा मेरे को क्यों नहीं दिखाई देता, मेरे को क्यों नहीं दिखाई देता, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। क्या ऐसा बोलता है क्या हम? अरे विकलांग व्यक्ति आपसे ज्यादा आनंदित है। आप उनसे मिलेंगे तो आनंद आपके जीवन में आ जाएगा। ख्याल रहे आपको। आप संवाद तो करिए। तो दिस इज द सेकंड पॉइंट ऑफ माय सूत्रा। पहला संपर्क। देखो आपको विद्यार्थी बना दिया ना, प्रोफेसर आदमी हूं, अपनी औकात पर तो आ ही जाऊंगा। और अब आ ही गया। मैं बीच बीच में प्रश्न पूछता रहता हूं कि अब अपने विद्यार्थी जागरूक आहेत किंवा नाही आहेत। मैं एक अपना एक्सपीरियंस बताता हूं। मैंने आई एम गोल्ड मेडलिस्ट, आपको पता है, 4 सब्जेक्ट, एमए इंग्लिश, एमए हिस्ट्री, एमए सोशियोलॉजी, एमएससी साइकोलॉजी, डबल पीएचडी, पंडित इन हिंदी लिटरेचर, भाषा स्नातक इन मराठी लिटरेचर, 33 books to my credit when I was appearing for the professor's post। 25 कॉलेजेस में मैंने इंटरव्यू दिया। प्रश्न कौन से पूछते मेरे को? इंटरव्यू पैनल पर कौन बैठते हैं यूनिवर्सिटी के? साधारण लोग बैठते क्या? महान लोग बैठते, प्रोफेसर्स, वाइस चांसलर्स, उनके नॉमिनीज, फलाना फलाना। एक आदमी पूछता मेरे को कि सर You cannot write on the blackboard, how will you teach? मैं प्राइमरी स्कूल को पढ़ा रहा क्या कि CAT का है, DOD डॉग? मैं प्रोफेसर हूं, मैं कॉलेज में पढ़ा रहा हूं। क्या आपके कॉलेज के जो बच्चे हैं वो हियरिंग इंपेयर्ड है क्या, कि सिर्फ देख करके लिख सकते हैं, सुन नहीं सकते? मैंने कहा आप क्या डीफ एंड डम के कॉलेज में पढ़ाते हो क्या? सर ब्लैकबोर्ड पर लिखते हो, बोलते नहीं हो क्या, मुंह नहीं खोलते हो क्या? मुझे समझ में तो आ गया कि भाई साहब जॉब तो देंगे नहीं मुझे अभी, अब जो ठोकना है ठोक के जाओ। फिर मैंने बोला सर आपको दिखाई देता है? बोले बिल्कुल। थोड़ा सा गुस्सा आ गया। सर मुझे नहीं दिखाई देता, मैंने पूछ लिया कि हो सकता है आप भी मेरे ही ब्रदर हो। नहीं सर, बोले ठीक से दिखाई देता है मुझे। फिर मैंने दूसरा पूछना पड़ा, सर आप ब्लैक बोर्ड पर लिखते क्या? बोले बिल्कुल। मैंने कहा सर आपके क्लास की रिजल्ट कितना परसेंट आती? मेरे हिसाब से पूरे यूनिवर्सिटी की रिजल्ट 35% आती सर। 100% आनी चाहिए ना, आप ब्लैक बोर्ड पर लिखते हो तो ये संवेदना निर्माण कौन करेगा पूरे सिस्टम के अंतर्गत? मेरा कहना है कि मैं विशिष्ट व्यक्ति की बात नहीं करता हूं। गंगा संपूर्ण की संपूर्ण पवित्र होती है। गंगोत्री से गंगा का उगम होता है और गंगा सागर में जब उस सागर के साथ गंगा मिल जाती है, पूरे इस 2000 किलोमीटर की यात्रा में किसी भी गांव, किसी भी शहर, किसी भी तालुके में गंगा जहां से बहती है, आप गंगा के पानी में नहा ले तो पूरी की पूरी गंगा पवित्र होती है। ऐसा नहीं होता कि हरिद्वार की गंगा पवित्र है और कानपुर की गंगा पवित्र नहीं है, ऐसा नहीं होता। तो एक व्यक्ति अगर समाज में अच्छा है, दूसरा व्यक्ति बुरा, लोग बोलते हैं सर कुछ लोग तो अच्छे हैं ना, तो कुछ लोग बुरे होंगे। नहीं, मुझे संपूर्ण समाज की गंगा मुझे पवित्र चाहिए। संपूर्ण समाज के अंतर्गत इस प्रकार की संवेदना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि मैं इंटरव्यू जब दे रहा हूं तो वहां पर गंगा का पानी पवित्र है कि नहीं है, मुझे नहीं मालूम।
संपूर्ण गंगा पवित्र होगी तो बिना किसी की चिंता के, बिना किसी फिक्र के, बिना किसी काळजी के किसी भी गांव में उतर करके मैं उस गंगा में नहा लूंगा और मेरे पाप धुल जाएंगे। जिस दिन समाज के अंतर्गत विकलांगों के लिए इस प्रकार की पवित्रता, इस प्रकार की संवेदना निर्माण हो जाएगी तो विकलांग व्यक्ति को यह सोचना नहीं पड़ेगा कि जिसका पाला उसके साथ पड़ रहा है वो उस व्यक्ति के हृदय के अंतर्गत संवेदना है कि नहीं है, यह प्रश्न उसके मन में नहीं उठना चाहिए। इस प्रकार के समाज का निर्माण, इस प्रकार के समाज का नवनिर्माण आज हम लोग आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। मैं रहूं ना रहूं, जब हम आजादी की शतक मनाएंगे 2047 में, तब तक मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे विद्यार्थियों, इस समाज के अंतर्गत इस प्रकार की संवेदना की गंगा बहाना यह आपका, हमारा सबका कर्तव्य है। तीसरा सूत्र, तीसरी बात, संपर्क हो गया। क्या हो गया उसके बाद? संवाद हो गया। संवाद के बाद समवेदना निर्माण होती है। थर्ड इज समवेदना। संपर्क, संवाद, समवेदना। अब वो आपका मित्र आपके लेवल पर है, आप उसके मित्र हैं। दोस्त ये अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब है दो हस्त, दो हाथ। जब हाथ हाथ में मिल जाए तो वहां दोस्ती होती है, वहां समता आ जाती है, वहां समवेदना निर्माण हो जाती है। उसके दुख सुख तुम्हारे हो जाते हैं और मेरे दुख सुख उस दोस्त के हो जाते हैं। तो तीसरा समवेदना। और जिस दिन समवेदना निर्माण होगी उस दिन हम सूत्र की चौथी स्टेज पर चले जाएंगे। संपर्क, संवाद, संवेदना, समाधान। एस, समाधान। जिस दिन संवेदना निर्माण होती है उस दिन समाधान आता है। और पांचवी बात सूत्र की, जब समाधान आता है जीवन के अंतर्गत तब सुख निर्माण होता है, जिसको आप आनंद कहते हैं। संपर्क, संवाद, संवेदना, समाधान और सुख। तो इस कार्यशाला का उद्देश्य यह है कि सुख कैसे निर्माण हो किसी भी विकलांग व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत। तो आपको इस 5 सूत्रों पर, एक ही सूत्र की जो 5 एस हैं, इस 5 एस को आप अपने जीवन के अंतर्गत उतार पाएंगे। आप जिस पोजीशन पर बैठे हैं, आप डायरेक्टर हैं, आप एमपी एमएलए हैं, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप क्लर्क हैं, आप प्रोफेसर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, जो कोई भी है, यदि विकलांग आपके संपर्क में आता है, उसके साथ आपका संवाद होता है और संवेदना निर्माण होती है, तो आप अपने क्षेत्र का, अपने फील्ड का समाधान उसको दे सकते हैं। जैसे मैंने मेडिकल कॉलेज के 2 एग्जांपल बताए। एक शिक्षण के बाद में मैं अपना एग्जांपल बताता हूं। 25 इंटरव्यू देने के बाद जब मुझे जॉब मिलता है तो किसी सरकारी कॉलेज में जॉब नहीं करता हूं, मैं किसी रिजर्वेशन के अंतर्गत जॉब नहीं कर रहा हूं, मैं प्राइवेट कॉलेज में, श्री रामदेव बाबा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट के प्राइवेट कॉलेज में कर रहा हूं, जहां पर कोई रिजर्वेशन नहीं है। वहां के मैनेजमेंट ने, एक के मन में संवेदना इतनी निर्माण हुई कि विदाउट रिजर्वेशन उन्होंने एक विकलांग को जॉब दिया, जहां 25 सरकारी कॉलेज ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। ऐसा भी होता है। तो समाधान हो सकता है, प्रोवाइडेड आप संपर्क, संवाद, संवेदना के मार्ग से जाएंगे तो आप समाधान निर्माण करेंगे। और जिस दिन आप किसी भी विकलांग को छोटी बात का समाधान दे देंगे, उसके जीवन में सुख निर्माण हो जाएगा। सुख जो है, द कंसेप्ट ऑफ हैप्पीनेस डज नॉट ऑपरेट इन वैक्यूम, इट डज नॉट डेवलप इन आइसोलेशन। हैप्पीनेस इज द कंसिक्वेंस ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स that are affecting our society. These are the social, economic, political, cultural and educational factors. If the ultimate equation of these factors is satisfactory, only then the happiness can be created in your life. Take it from me on this stamp paper. सुख कोई बाजार में नहीं मिलता जो कोई खरीद के लेके आए। सुख किसी ग्रंथ के पढ़ने से भी नहीं मिलता। उस समय तो आपको अच्छा लग सकता है, किसी के सुभाषित अच्छे लग सकते हैं, वेद पुराण पढ़ना अच्छा लग सकता है, किंतु ये जीवन जो है बड़ा रूक्ष है। जीवन की अपनी आवश्यकताएं हैं, जीवन के अपने पैमाने हैं, जीवन के अपने दायरे हैं। वहां पर सुबह को नाश्ता, दिन को खाना, रात को डिनर, सोने को बिस्तर, रहने को कमरा और बात करने के लिए स्मार्ट मोबाइल चाहिए। उसके सिवाय जीवन में सुख नहीं आ सकता। सुख काल्पनिक नहीं हो सकता। सुख जीवन के ठोस धरातल पर खड़े रहने का नाम है। और जिस दिन
विकलांगों के जीवन के अंतर्गत एक मिनिमम शिक्षण आ जाए, एक रोजी रोटी का व्यवस्था हो जाए, समाज में उठना बैठना उनके लिए आसान हो जाए, समाज के अंतर्गत उनके लिए रेस्पेक्ट निर्माण हो जाए, तो मेरी आत्मा को शांति मिल जाए। मेरी आत्मा भटकती रहेगी। रूह, एक शेर के माध्यम से बात करना चाहूंगा कि रूह आवारा न भटके किसी की खातिर, रूह आवारा न भटके किसी की खातिर, सारे रिश्तों को भुलाने के लिए जिंदा हूं। मेरी आत्मा को यह विश्वास तो आ जाए कि इस समाज के अंतर्गत, इस राष्ट्र के अंतर्गत विकलांगों के प्रति वो संवेदना निर्माण हो गई है। अब विकलांग को अपने अधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा। अब संपूर्ण समाज, संपूर्ण व्यवस्था के अंतर्गत विकलांगों की आवाज सुनी जाएगी। सभी पदों पर, इंक्लूडिंग द हाईएस्ट पोस्ट इन दिस नेशन, कोई विकलांग कभी ना कभी जा सकेगा। इसकी उम्मीद, इसका सपना यदि मेरे इन नेत्रहीन आंखों को मिल जाए तो मुझे शांति से यह दुनिया छोड़ने में भी कोई दुख नहीं होगा। मैं जो बोल रहा हूं किसी किताब की भाषा नहीं बोल रहा, मैं किसी ग्रंथ, किसी सुभाषित की भाषा नहीं बोल रहा। मैं अपने हृदय के अंतर्गत जो पीड़ा का ग्रंथ मैंने इस 50 साल में जो लिखा है, उस पीड़ा के ग्रंथ के 2-4 पन्ने आज आपको पढ़ के सुनाता हूं। मेरे फैमिली के अंतर्गत 8 भाई बहनों में से 5 जन्मांध हैं। 5 out of the 8 brothers and sisters, we are blind since birth। इस फैमिली के अंतर्गत वो पीड़ा, वो दर्द की किताब कैसे लिखी गई होगी, विकलांगों के कौन कौन से संदर्भों के हमारा परिचय नहीं हुआ होगा, आप सोच सकते हो। और आज मैं खुश हूं कि मैं इस लायक बन पड़ा कि किसी मंच पर उपस्थित होकर के अपने पीड़ा के ये पाठ थोड़े से ही सही आपके हृदय तक पहुंचा सकूं, आपके हृदय को आंदोलित कर सकूं, आपके हृदय में सुप्त उस आत्मा को जगा सकूं जो एक बार जागृत होने के पश्चात इस समाज के अंतर्गत वो सारे सिस्टम को बदल करके रख दे और एक सही में सुगम्य भारत का निर्माण हम लोग कर सके। अभिजीत राउत को धन्यवाद कि उसने मुझे बुलाया। मैंने कहा मुझे बुलाते रहो लेकिन मैं कुछ भी बोलता हूं। बोले सर बोलिए। अब अभिजीत ने भी सुन लिया कि मैं कुछ भी बोल सकता हूं, क्योंकि चीखेगा वही जिसके पैर में कांटा चुभा होगा, जिसको बाटा का शू पहना होगा। उसको क्या मालूम कि कांटे चुभने पर दर्द कैसे होता है। तो हमें, मैं अपनी शिकायत नहीं करता हूं कि हम विकलांग क्यों हैं, लेकिन विकलांग हैं तो ये कोई व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है। पहली बात तो ये समझ लीजिए, बीइंग अ डिसेबल इज नॉट द पर्सनल क्वेश्चन, इट इज वेरी मच नेशनल क्वेश्चन, इट इज वेरी मच सोशल क्वेश्चन। कोई यदि विकलांग है तो यह सामाजिक समस्या है, यह राष्ट्रीय समस्या है, वो उसकी व्यक्तिगत समस्या नहीं है। यदि इस भूमिका, आप ये भूमिका लोगे तो फिर विकलांगों के प्रश्न को रिजॉल्व करना चंद मिनटों का खेल हो जाएगा। अभिजीत ने जितना समय दिया था मैं 5 मिनट आगे बोल गया, 1:35 और चला है। मैं आखिरी में एक अपना शेर सुनाऊंगा आपको, प्रेरणा स्रोत, एक मोटिवेटिंग कोट आपको बताऊंगा, और उसके बाद उम्मीद मुझे भी है कि पीछे मत देख न शामिल हो गुनहगारों में, पीछे मत देख न शामिल हो गुनहगारों में, सामने देख कि मंजिल है तेरी तारों में, सामने देख कि मंजिल है तेरी तारों। बहुत बहुत धन्यवाद।